फिर आता है नेक्स्ट एस्ट्राफोबिया, थंडर और लाइटनिंग, बादलों का गड़गड़ाना या बिजली का कड़कड़ाना, ये डर पैदा करता है। और ये भी बच्चों में डेवलप हो जाता है अक्सर, और कुछ हद तक ये एडोलेसेंस में भी डेवलप हो जाता है, पर आमतौर पर ये बच्चों में ही ज़्यादा डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर आता है जब तेजी से बिजली कड़कड़ाती है, बारिश का मौसम बनता है और इतनी तेज पटाखा जैसे फूटे और ऐसा महसूस होता है जब सुनाई देता है, तो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बहुत डर जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या कोई ऐसी सुपरनेचुरल कंडीशन, घटना घटने वाली है, इंसिडेंट घटने वाला है, भूकंप आ गया हो, पता नहीं क्या हो गया हो, फट गया हो। तो उनको जो है डर बैठ जाते हैं और वो घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। बारिश के मौसम में बाहर घर से कदम रखना तक बंद कर देते हैं। खिड़की से बाहर बादल को देखना या बारिश को देखना, मौसम को देखना, वो भी बंद कर देते हैं। तो जब भी ऐसे वेदर में चेंजेस आते हैं तो अक्सर इन लोगों को पहले से ही डर लगने लगता है। बच्चे जो है वो इस हद तक डर जाते हैं कि वो घर में रजाई कंबल ओढ़ के अंदर सो जाते हैं, और वो अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जैसे स्कूल जाना हो, ट्यूशन जाना हो, वो भी नहीं करते, वहाँ भी नहीं जाते, अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाते अगर बाहर जस्ट बारिश भी अगर हो रही हो तो काले बादल भी अगर उनको दिख जाए तो उनके मन में डर बैठ जाते हैं। और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ये बच्चे तो उनके अंदर वेदर को लेकर प्रीऑक्यूपेशन बैठ जाती है। मतलब अगर वो कहीं कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, वहाँ पर भी उनमें डर आ जाएगा और वो हमेशा प्रीऑक्यूपाइड रहेंगे इस बात से कि अरे कहीं मौसम तो नहीं बदल जाएगा, बारिश का मौसम आने वाला है, अब तो कभी भी बारिश हो सकती है, घर से कब निकलना है, कब नहीं निकलना है। वो हर चीज़ से विचार करते रहेंगे, उसको सोचते रहेंगे और वेदर फोरकास्ट देखते रहेंगे। किसी फ़ोन की, मोबाइल की ऐप पर, गूगल पे जाकर बार बार नोटिस करेंगे कि अगर उनको इस जगह जाना है तो वहाँ वेदर कैसा होगा, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, वहाँ ये कैसा है, वो कैसा है। इस तरह से वो हमेशा जानकारी अपने पास रखेंगे। मतलब इस हद तक प्रीऑक्यूपाइड हो जाएंगे कि वो प्लानिंग ही अपनी इस तरह से करेंगे कि ऐसी जगह पर जाने को उनको मिले जहाँ पर वेदर में चेंज ना आए, वेदर साफ रहे, क्लियर रहे और उनको ये बादलों के गड़गड़ाने की या इस तरह के मौसम के बदलने की कोई संभावना ना दिखे जब। और कई बार जो होता है ये फियर जो है ये एक्सटेंड कर जाता है। मतलब बारिश को लेकर भी, आंधी तूफान को लेकर भी, तेज हवाओं को लेकर भी, इस तरह के चीज़ों को लेकर भी उनमें फियर आ सकता है क्योंकि वो एसोसिएट हो जाता है। नेक्स्ट आता है ट्राइपेनोफोबिया या ट्रिपेनोफोबिया, फियर ऑफ इंजेक्शंस। डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगने का डर, ये भी बचपन में ही बैठ जाता है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको डॉक्टर के पास सुई लगाने जाना होता है तो उनके मन में सुई को लेकर डर बैठ जाता है। ये भी अगर अनट्रीटेड रह जाए बाकी फियर्स की तरह, फोबियाज की तरह, तो ये बड़ी उम्र तक भी देखने में आता है। लोगों को इंजेक्शन का नाम सुनने से, जैसे वैक्सीनेशन के टाइम पर कोविड में ये देखा गया, बहुत से लोगों में फियर नोटिस हुए, कई लोग लगवा ही नहीं रहे थे, बड़ी उम्र के लोग भी नहीं लगवाना चाहते थे क्योंकि उनको इंजेक्शन का डर था। बच्चे भी नहीं लगवा रहे, बड़े भी नहीं लगवा रहे। कई लोगों में सिर्फ इस वजह से देखने में आया ये डर कि वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाई क्योंकि उनको इंजेक्शन का डर है। तो डॉक्टरों के पास विजिट नहीं करेंगे, बीमारी का इलाज टाल देंगे। तो सोचिए कितना भयानक हो सकता है ये डर कि भाई लोग अपना इलाज ही नहीं करवा रहे। अगर इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है, कोई इन्फेक्शन है या किसी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया जिसमें इंजेक्शन जरूरी है, तो लगवाएंगे ही नहीं। और इस वजह से वो कई बार इस हद तक डेवलप हो जाता है कि वो इंजेक्शन तो दूर, वो डॉक्टर के पास जाने से वैसे ही डरते हैं। उनको लगता है डॉक्टर जो है हमेशा जब भी जाएंगे इंजेक्शन ही लगाएगा, जबकि डॉक्टर चेकअप कर रहा है, दवा दे रहा है, डॉक्टर के पास नॉर्मल बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए जाना है। उनके मन में इस हद तक डर बैठ जाएगा कि सारे डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं और वो कभी भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो दिमाग में इस तरह का खौफ बैठ जाता है डॉक्टरों को लेकर और क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स को लेकर। तो वो अक्सर क्लिनिक, हॉस्पिटल जाना वैसे भी अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कि किसी फैमिली मेंबर के लिए जाना हो तब भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो 20 से 30% एडल्ट, बच्चों की तो बात ही नहीं हो रही, 20 से 30% एडल्ट भी इस फोबिया से पीड़ित होते हैं, सोचिए। और अक्सर जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास बैठे होते हैं, वहाँ पर इनका एंग्जाइटी अटैक भी हो जाता है, बीपी बढ़ जाएगा, घबराहट महसूस होगी, चिंताएं करेंगे, बार बार डॉक्टर से पूछेंगे इंजेक्शन तो नहीं लगाओगे, इंजेक्शन तो नहीं लगाओगे, या पूछते रहेंगे आसपास नर्सों से, स्टाफ से कि कहीं डॉक्टर इंजेक्शन तो नहीं लगाते। ये बड़ी बड़ी उम्र में भी लोग पूछते हैं। तो इस वजह से हमें कह सकते हैं ये फियर जो है ये कॉमन भी है और लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सोचिए मेडिकल ट्रीटमेंट कितना इफेक्ट हो रहा है इससे। नेक्स्ट आता है सोशल फोबिया या जिसे कहें कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है। इसमें सोशल सिचुएशंस का मतलब सामाजिक परिस्थितियां जो होती हैं उनका डर होता है। बहुत डिसेबलिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा इंसान की जो लाइफ है उसको अफेक्ट करती हैं। और कई बार जैसा कि बताया कि लोगों की लाइफ इस हद तक अफेक्ट हो सकती है कि वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दें, पड़ोसियों के साथ या
किसी नए व्यक्ति के साथ बात करना ही बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उनको डर रहता है कि ये लोग मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन बनाएंगे, मेरा मजाक करेंगे, मेरे पर हंसेंगे या मेरे बारे में कुछ ऐसा नोटिस कर लेंगे जिसके लिए उनको एम्बैरेसमेंट या शेम की फीलिंग आए। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, जिस वजह से उनको लगेगा कि वो मेरे पर्सनल चीज़ के बारे में जानते होंगे, तो उनको फियर आ जाता है। तो इससे भी क्या होगा, पैनिक अटैक भी हो सकता है सोशल सिचुएशन में। बाहर जाने को लेकर एकदम से दिमाग में एंग्जाइटी उठेगी, प्रीऑक्यूपाइड हो जाएंगे, जाने से पहले ही 4 तरीके के तामझाम करने लगेंगे, बहाने बनाने लगेंगे जिससे उनको घर से ना निकलना पड़े। और अक्सर ये बहुत कांपने लगते हैं लोगों से बात करते वक्त। तो पब्लिक स्पीकिंग का, लोगों से बात करने का इनमें बहुत डर होता है। अक्सर लोग नोटिस कर लेते हैं कि ये हकलाने लगते हैं, इनकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ाने लगती है, ये वर्ड्स ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते लोगों के सामने। ये लोग भी ऑब्जर्व कर लेते हैं और इनके मन में भी ये डर बना रहता है कि हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। तो इनका चेहरा, शरीर लाल पड़ जाता है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो वो सारे एंग्जाइटी के सिम्टम जो होते हैं वो इनको डेवलप होने लगते हैं जब ये किसी सोशल सिचुएशन में होते हैं। तो किसी की शादी में नहीं जा पा रहे, पार्टी में नहीं जा पा रहे, कलीग्स के बीच नहीं बैठ पा रहे, किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, प्रेजेंटेशन देना तो बहुत दूर की बात, वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनसे। तो ये तो अवॉइड करते हैं मैक्सिमम सिचुएशंस में प्रेजेंटेशंस को। तो अक्सर ये लोग ट्रीटमेंट भी तभी लेना शुरू करते हैं जब इनको लगता है कि हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो रुक रही है इस फोबिया की वजह से। हालांकि इनके कई कारण हो सकते हैं क्यों शुरू करते हैं ये ट्रीटमेंट को, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि प्रोफेशनल ग्रोथ ना हो पाने के कारण एकेडमिक लेवल पर भी ये चीज़ देखने में आ जाती है, क्योंकि अक्सर स्कूल में या बचपन में डेवलप होती है प्रॉब्लम। बचपन से ही बच्चा जब स्कूल के एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ एक्सपोज होता है तो वो अक्सर ये फियर डेवलप कर लेता है। तो धीरे धीरे ये अडल्ट लाइफ में भी कई हद तक उसको अफेक्ट करने लगता है। और ये अगर ट्रीट ना किया जाए तो पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है, पूरी लाइफ में व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि सोसाइटी को हर वक्त हमें फेस करना है, हमेशा हमें लोगों के बीच रहना है, लोगों का सामना करना है, लोगों से डील करना है। तो बहुत ही डिसेबलिंग कंडीशन हो जाती है सोशल फोबिया। नेक्स्ट आता है अगोराफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन या फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, या सिंपल जिस सिचुएशन से हम एस्केप ना कर पाए, जिसमें हमें डर लगे कि हम खो गए हैं, हम बाहर नहीं एस्केप कर पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, बंध चुके हैं, जैसे क्राउडेड प्लेसेस हो गई या कोई बंद जगह जैसे लिफ्ट हो गई, कोई कमरा हो गया, इस तरह की जगहों का, सिचुएशंस का फियर अगोराफोबिया होता है या एगोराफोबिया भी कह सकते हैं। और इसमें पैनिक अटैक्स अक्सर बहुत कॉमन होते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस को जहाँ पर उनको किसी भीड़ भाड़ की जगह पर जाना पड़े या अकेला जाना पड़े। अकेला जाना पसंद नहीं करते, गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहे होंगे तो अकेला ट्रैवल नहीं करेंगे, घर से बाहर पैदल भी कहीं थोड़ा दूर जाना होगा तो भी अकेला नहीं जाएंगे, या तो इन्हें डर लगेगा कि उन्हें चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे, या घबराहट हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, तो इस वजह से पैनिक अटैक का इनमें डर बैठ जाता है। तो अक्सर ये लोग घर में अपने को बिल्कुल कन्फाइन कर लेते हैं, बांध लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि घर का माहौल इनको सबसे सेफ लगता है। हालांकि घर में भी अकेला रहने में डरते हैं ये, अगर घर के लोग ना रहें तो इनको तब भी डर लगेगा, तब भी ये कांप जाएंगे बिल्कुल। पैनिक डिसऑर्डर जिन लोगों में होता है या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिन लोगों में होता है, उसमें से करीब करीब 1/3 लोगों में एगोराफोबिया होता ही है डेवलप। किसी ना किसी तरह से हम कह सकते हैं कि 30-35% लोगों में एगोराफोबिया डेवलप होगा, जिनमें एंजाइटी के बहुत सीवियर सिम्टम्स, पैनिक अटैक्स वगैरह, पैनिक डिसऑर्डर होता है। ये एडोलेसेंस के अंदर मोस्टली डेवलप होता है, तो हम बहुत छोटे बच्चों में इनको नहीं देख सकते, अक्सर नहीं देख पाते। और मिड 30s तक भी इसका ऑनसेट देखा जाता है, मतलब मिड 30 साल के बाद भी अक्सर कई लोगों में डेवलप हो जाता है। हालांकि ये 15-20 साल की एज तक आमतौर पर डेवलप होता है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ट्रिगर कर सकती है फियर को, कोई घटना ऐसी घटी होगी, या धीरे धीरे एक फोबियाज हुए, एंग्जाइटीज हुई, तो धीरे धीरे उनमें ये फोबियाज अपने आप डेवलप हो जाता है। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मैटर करता है, कहीं ना कोई कुछ एक्सपोजर तो ज़रूर मिला होता है जब उनमें बहुत डर पैदा होता है। 2/3 जो एगोराफोबिया के पेशेंट्स होते हैं वो औरतें होती हैं, तो औरतों में ये ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है माइजोफोबिया, फियर ऑफ जर्म्स, फियर ऑफ डर्ट। और ये जो फियर है ये 2 टाइप के तरीके से देखा जाता है। कई लोगों में तो ये ओसीडी का रूप ले लेता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, जिसमें उनको फियर होता है कॉन्टैमिनेशन का, गंदे हो जाएंगे, बीमारी लग जाएगी, जर्म्स अंदर हमारे शरीर में घुस जाएंगे, गंदगी के पास उनको लगता है हर जगह गंदगी है, या ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ से उनको बीमारियाँ पकड़ लेंगी, बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस जाएंगे। तो एक तो ये कुछ लोगों में ओसीडी का रूप ले लेता है, और कुछ लोगों में बस ये एक बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपेशन रहता है, डिस्गस्ट की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो गंदगी वाली बदबूदार जगहों पर जाने से वो बचते हैं, ऐसी जगहों पर जाने से वो अपने को रोकते भी हैं, और साथ ही साथ कोई ना कोई प्रिकॉशन ले लेते हैं, अपना मुंह ढक लेंगे, वहाँ जाते ही वहाँ पे थूकना शुरू कर देते हैं, या वहाँ पर जाने पर ऐसी जगह पर कुछ टच हो जाए तो उसमें हाथ धोते हैं बार बार।
घिन सी महसूस होती है गंदगी को लेकर या डर्टी चीज़ों को लेकर, अवॉइड करने लगते हैं ऐसी सिचुएशंस को जहां भी उन्हें लगे कि ये डर्टी जगह है। हालांकि हम ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा माइजोफोबिया जैसा कोई डायग्नोसिस नहीं देते, या हम ये नहीं देखते कि इसमें पहले जो था वो माइजोफोबिया था, बाद में ओसीडी कन्वर्ट हो गया, इस टाइप से हम नहीं डिस्क्राइब करते। पर उसमें हम ये कुछ लोगों में हम ये कह सकते हैं कि उनमें जो डिस्गस्ट होता है डर्ट को लेकर वो बहुत पहले से मौजूद था और काफ़ी हद तक उनमें ये फोबिया की तरह मौजूद था, बाद में ओसीडी बन गया। तो अक्सर इसको हम एसोसिएट कर देते हैं अगर इस तरह से कोई पास्ट हिस्ट्री या कुछ ऐसी लाइफ कंडीशंस मिले तो। उसमें अगर हम कहें कि ये ओसीडी डेवलप होने से पहले ये एक फियर या फोबिया की तरह डेवलप हो चुका था, गंदगी का डर जो था। पर ज़्यादातर लोगों में ये जो गंदगी का जो डर है, घिन की जो फीलिंग होती है, ये बिना ओसीडी के पनपती रहती है। तो इस वजह से लोग जो है वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं हुआ, कहाँ पर कपड़े टच हुए, कहाँ पर हमारे हाथ पैर टच हुए, किस जगह हम बैठे, किस जगह हम गए, वहाँ कैसा माहौल था, वहाँ पर क्या गंदगी थी, क्या मक्खी मच्छर उड़ रहे थे। तो ऐसी चीज़ों के लेकर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब हेल्थ के कंसर्न्स इनमें ज़्यादा होते हैं, घिन महसूस होना और हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स होना इनमें ज़्यादा होता है। जबकि ओसीडी जो होता है उसमें मेनली क्लीनिंग वॉशिंग की जो अर्ज होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इन लोगों में कंपल्सिव क्लीनिंग तो मिलेगी, वॉश और क्लीन तो करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, पर कहीं ना कहीं इनमें जो घिन का जो फील होता है या गंदगी या बीमारी का जो डर होता है वो ज़्यादा होता है। हालांकि इसको हम हेल्थ एंग्जाइटी नहीं कहेंगे, क्योंकि हेल्थ एंग्जाइटी इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर अलग होता है। तो इस तरह से ये देखने में आ सकता है जिसमें ये लोग जो हैं ये कॉन्टेमिनेटेड प्लेसेस जैसे पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये बड़े कॉशियस होकर ट्रैवल करेंगे, डॉक्टर के ऑफिस में क्लिनिक में बड़ा ध्यान रखेंगे, स्कूल्स में या किसी भी ऐसी पब्लिक टाइप प्लेस में वहाँ ये बड़ा प्रिकॉशन के साथ जाते हैं ताकि किसी तरीके से कोई गंदगी या कोई जर्म से कॉन्टेमिनेशन ना हो जाए इनको। तो ये रही 10 सबसे कॉमन फोबियाज़ की डिस्कशन। उम्मीद है ये सारे जो फोबियाज़ की डिस्क्रिप्शन है आपको पसंद आई होगी। थोड़ा थोड़ा मैंने बेसिक आइडिया दिया, ग्लिम्स दिया, जिसके बारे में आपको जानकर हेल्प मिलेगी। आप भी शायद आइडेंटिफाई कर पाएँ आप में कोई फोबिया हो। आप इसके लिए किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, या अगर ये जानकारी मिली तो इसका ट्रीटमेंट आप खोज सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, फोबियाज़ पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है इनका क्योर करना। एक सेशन में 2-4 सेशन में आराम से क्योर किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर एक सेशन में कर देगा, 2 में कर देगा। थोड़ा सा एवरेज लेवल ऑफ डॉक्टर होगा जिसको एक्सपीरियंस बहुत नहीं होगा, वो भी 6-7 सेशंस में आपका ये फोबिया जो है वो दूर करा पाएगा। और किसी किसी केस में जैसे एगोराफोबिया, सोशल फोबिया, जो कॉम्प्लेक्स फोबियाज है या कुछ और लंबे टाइम से जो होल्ड किए हुए हैं फोबियाज, वो थोड़े लंबे टाइम तक ट्रीट हो पाते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा सेशन लग सकते हैं। तो इसमें अगर आपकी लाइफ की फंक्शनिंग एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं तो बेहतर है कि इसका ट्रीटमेंट करा लिया जाए, इसके लिए इलाज करा लिया जाए। इतना भी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी जो होते हैं जब साइकेट्री या क्लिनिकल साइकोलॉजी में ट्रेन हो रहे होते हैं वो फोबियाज़ का ही ट्रीटमेंट करना सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि सबसे आसान है, इजीली किया जा सकता है। बच्चों से लेकर बड़ों पर किसी पर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत बेसिक सी टेक्निक होती है इसको दूर करने की, तो बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब स्टूडेंट लाइफ में सबसे इजीली सीखे जाने वाले ट्रीटमेंट्स में से एक होता है इसका इलाज। तो आप सोचिए कि कितना आसान होगा ये। तो इसलिए इतना कोई डरना नहीं है, इतना परेशान नहीं होना, इतना होल्ड करके नहीं रखना इसको, कुछ फ़ायदा नहीं है। निकालो इसको, करे जाएगी, ताकत आएगी, मोटिवेशन आएगी, और दूसरे फोबियाज़ को आप दूर कर पाएंगे, खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और दूसरे एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आपका रवैया बदलेगा, आप उनको भी ट्रीट कर पाएंगे। एक्सपोजर थेरेपी लर्न करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो एक्सपोजर थेरेपी होती है, उससे ये जो फोबियाज़ हैं ये ट्रीट किए जा सकते हैं इजीली। कभी कभी थोड़ा कॉग्निटिव वर्क भी करना पड़ता है, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग को भी चेंज करना पड़ता है, इरेशनल थिंकिंग को रैशनल थिंकिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देता है उसकी हेल्प से इसको ट्रीट किया जा सकता है इजीली। हालांकि किसी किसी केस में जहां बहुत ज़्यादा ये लटक जाते हैं, ट्रीट नहीं हो पाते हैं, डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है, तो वहाँ बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता। सीवियरिटी जो है फोबिया की बहुत मैटर करती है, उसकी गहराई, उसकी जड़ कितनी, पकड़ कितनी मजबूत है, वो बहुत मैटर करता है। तो हमारे सोच विचार, हमारी हिस्ट्री सब मैटर करता है कि ये फोबिया देर से क्यों जा रहा है या जाएगा। सो इसलिए डॉक्टर ही बता पाएगा कि ये कितना इजीली, कितना जल्दी जा सकता है या कितना मुश्किल से जा सकता है। तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। और किसी किसी केस में इसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर कॉम्प्लेक्स फोबियाज़ में तो ज़रूरत पड़ती ही है, जो कि सोशल फोबिया और एगोराफोबिया है। पर बाकी जो फोबियाज़ हैं उनमें भी कभी कभी किसी सिचुएशन में दवा की ज़रूरत पड़ जाती है, पर आमतौर पर दवाओं की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती फोबिया के ट्रीटमेंट में।
तो इसलिए ये ना सोचें अपने आप चला जाएगा, या ये भी ना सोचें कि अरे रहता है तो क्या फ़र्क पड़ गया, मुझे क्या करना है, क्या मिलेगा मुझे इसको ट्रीट करके, ठीक है ज़िंदगी निकल गई, 20 साल 30 साल हो गए इसके साथ, तो क्या निकालना है। जबकि मैं ये कहूँगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है और मेरे देखने में ये आया है कि अक्सर जब हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी या किसी भी टाइप के फियर्स का या पर्सनैलिटी का जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो अक्सर किसी ना किसी फोबिया से उसको शुरू किया जाता है। जैसे जीएडी का ट्रीटमेंट अक्सर मैं किसी फोबिया से शुरू करता हूं, क्योंकि फोबियाज अक्सर किसी ना किसी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में होते हैं। तो उससे क्या होता है, पेशेंट का जो करेज होता है वो ट्रीटमेंट पर आ जाता है, अपने को सेल्फ मैनेज करने के लिए, अपना खुद का ट्रीटमेंट करने के लिए उसका कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए, अपने ऊपर इस तरह का भरोसा डेवलप होने में कि मैं हाँ अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, थेरेपिस्ट मेरी हेल्प कर सकते हैं, इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में फोबिया को जरिया बनाना या फोबिया को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लेना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत काम आता है, बहुत यूजफुल होता है। तो अगर आप जीएडी या कुछ ऐसे करके किसी दूसरी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फोबिया से शुरू कीजिए। फोबिया से शुरू करेंगे, आपको समझ आ जाएगा थेरेपी का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा आइडिया, और आप खुद इसको ट्रीट करना समझ जाएंगे। तो बिना मेडिसिन के अगर आपको एंग्जाइटी या ओसीडी जैसे बीमारियां अगर ठीक करनी है तो फोबिया से शुरू करें, तो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत आसान होगा आपको आगे अपने ओसीडी या जीएडी को अप्रोच कर पाना। तो ये रही कुछ ब्रीफ जानकारी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।